हेलो दोस्तों, सबको गुड मॉर्निंग। आपका इस सर्वोदय में स्वागत है। नीतीश कुमार आज आपको 13 मार्च के जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ होंगे उसके बारे में डिस्कस करूंगा। कृपया आप इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे आप। इससे क्या होगा कि आपका जो आने वाले जो नोटिफिकेशन होगा आपको आसानी से प्राप्त हो सकेगा। आज का जो हमारा जो न्यूज़ है बहुत सारा इसमें इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जिसमें G20 को लेकर आगे अभी डिस्कस होगा आपको। तो आप बहुत को उसको नोट्स बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि जैसे कि अगर बात करें हम तो अभी हाल ही में जो बीपीएससी के जो पैटर्न चेंज हुए हैं उसमें अगर हम बात करें तो एसए का जो टॉपिक है उसमें 3 एसए आएंगे, तो उसमें भी ये आपको हेल्प करेगा। बाकी अगर आप आगामी एग्जाम अगर यूपीपीएससी यूपीएससी वगैरह देते हैं उसमें भी आपको बहुत सारी हेल्प मिलेगी इससे। इसलिए कृपया वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें, और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो वो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ये आपको इससे क्या होगा कि आपका आगामी जो नोटिफिकेशन आने वाले जो भी होगा वो आपको आसानी से प्राप्त हो सकेगा। चलिए आगे की अगर हम बात करें तो अभी हमारा बेसिक से फाउंडेशन बैच 69 से स्टार्ट होने वाली है बहुत जल्द। तो उसमें आप जिनको भी अगर बेसिक से पढ़ने की ज़रूरत है, अगर पढ़ना चाहेंगे तो ये आगामी 9 महीने का कोर्स होगा। प्री प्लस मेंस, प्री प्लस मेंस का ये कोर्स बैच है। इसमें आपको प्री भी रहेगा और मेंस भी रहेगा, दोनों साथ चलेगी। इसमें आपका टॉपिक बाय टॉपिक टेस्ट भी होंगे, वीकली टेस्ट भी होंगे। इसमें आपका और हर संडे को रात शाम में आपको एक फीडबैक सेशन होगा। उस सेशन में क्या होगा कि आपको ये पूछा जाएगा कि आपने कौन सा टॉपिक को समझ में नहीं आया है या किस टॉपिक में नंबर कम आ रहा है, तो इसका क्या रीज़न है। इसमें आपको जवाब देना होगा, और फीडबैक सेशन में जो भी स्टूडेंट होंगे क्लास में अवेलेबल हैं सभी को प्रेजेंट होना जरूरी है। ठीक है, इसलिए इसको आप जरूर ज्वाइन करें। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का जो सेशन है। समलैंगिकता जोड़े के पर ये टॉपिक है हमारा। कहा जा रहा है कि समलैंगिकता जोड़े को भारतीय परिवार इकाई से नहीं की जा सकती तुलना। मतलब अगर देखा जाए तो समलैंगिकता विवाह को कानूनी मान्यता देने की मांग कर रहे याचिकाओं को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में विरोध किया है। केंद्र सरकार ने कहा है कि इसके मान्यता से पर्सनल लॉ और स्वीकार सामाजिक मूल्यों में संतुलन में प्रभावित होगा। ये कहा गया है जी। साथ ही ये भी कहा गया कि समान लिंग के व्यक्तियों के पार्टनर्स के रूप में साथ रहने और यौन संबंध रखने की भारतीय परिवार की इकाई की अवधारणा के साथ तुलना नहीं की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट में जो दाखिल हलफनामे जो दिया गया उसमें ये केंद्र सरकार ने कहा है कि आईपीसी की जो धारा 370 के तहत वैध किए जाने के बावजूद याचिकाकर्ता देश के कानून के तहत समलैंगिक विवाह को मान्यता के लिए मौलिक अधिकार का दावा नहीं कर सकते। शीर्ष अदालत इस मामले पर सोमवार को सुनवाई करने वाली है। आगे अगर बात करें, सरकार का ये भी कहना है कि समान लिंग के जो व्यक्ति हैं उसके बीच विवाह के पंजीकरण से वर्तमान पर्सनल लॉ के साथ साथ संहिताबद्ध कानूनी संविधान प्रावधानों का भी उल्लंघन होगा। इससे और पुरुष में जो महिला है के बीच विवाह या तो पर्सनल लॉ के तहत होता है या फिर हिंदू विवाह अधिनियम 1955, ईसाई विवाह अधिनियम 1872, पारसी विवाह एवं तलाक अधिनियम 1936 या विशेष विवाह अधिनियम या 1954 या विदेशी विवाह अधिनियम 1969 जैसे संहिताबद्ध कानूनों के तहत होता है। केंद्र ने यह भी कहा है कि पारिवारिक मुद्दे समान लिंग के व्यक्तियों के बीच विवाह की मान्यता और पंजीकरण से बहुत परे है। समान लिंग के व्यक्तियों का पार्टनर्स के रूप में साथ रहना और यौन संबंध रखना जो अपराध नहीं है, पति पत्नी और बच्चों का भारतीय परिवार की इकाई की अवधारणा के साथ तुलना करने के योग्य नहीं है। आगे अगर बात करें तो कहा जा रहा है कि अरब सागर में भारत और फ्रांस की नौसेनाओं का साझा अभ्यास किया है। मतलब भारत और फ्रांस की नौसेना ने अरब सागर में समुद्री साझेदारी अभ्यास एमपीएक्स किया है। एमपीएक्स नाम याद रखना है। आगे चलेंगे। चीन छोड़ रही जापानी जो कंपनी है उसको भारत लाने पर होगी मोदी की सीधा वार्ता। मतलब बात करें तो जापान के जो प्रधानमंत्री हैं फुमियो किशिदा की मार्च 2022 में हुई नई दिल्ली यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी चीन छोड़ रही जो जापानी जो कंपनियां हैं उसको भारत में संयंत्र लगाने के मुद्दे पर बात हुई थी। उसके बाद से जो दोनों देश हों संबंधित मंत्रालय जो इस बारे में कई चरणों में बात हो चुकी है, और इस भारत जापान औद्योगिक प्रतिस्पर्धी साझेदारी ने इसके भावी रोड मैप को प्रारूप तैयार कर लिया। अब जो है अब जब दोनों देशों के प्रधानमंत्री अगले हफ्ते द्विपक्षीय शिखर वार्ता के लिए बैठेंगे तो उनकी तरफ से इस रोड मैप को अंतिम रूप दिया जाने की संभावना है।
और भी क्या क्या होगा इस बैठक में अगर बात करें तो बैठक भारत और जापान के बीच होने वाली शिखर बैठक में हिंद प्रशांत क्षेत्र की गतिविधियों और इस क्षेत्र में चीन के रवैये का भी मुद्दा होगा। और दोनों देशों के बीच हाल के वर्षों में जो बढ़ती घनिष्ठता के लिए बहुत हद तक चीन के जो आक्रामक व्यवहार के कारण बताया जाता है। चीन के साथ भारत और जापान के रिश्ते लगातार खराब हो रहे हैं। पिछले वर्ष की बैठक में मोदी ने पूर्वी लद्दाख सेक्टर में चीन के रवैये के बारे में किशिदा को बताया था कि शुरू ने बताया है कि जापान और जो भारत के बीच सैन्य सहयोग की संभावनाओं को तलाशने के लिए 3-4 वर्षों से लगातार बात हो रही है, लेकिन अब इस वार्ता को ठोस रूप देने की जरूरत दोनों तरफ से समझी जा रही है। फरवरी 2023 में जापान सरकार ने अपने रक्षा बजट में 20% की भारी वृद्धि करते हुए इसे 862 डॉलर करने का प्रस्ताव मंजूरी दिया है। सितंबर 2022 में दोनों देशों के रक्षा मंत्री की दूसरी बैठक के बाद ये कहा गया था कि भारत और जापान के रणनीतिक हितों में काफ़ी समानता है और रक्षा संबंधों को भी इसी तरह से आगे बढ़ाया जाना चाहिए। ये टॉपिक हमारा है कि नए बिल में दवा निर्माण के विनियमन का अधिकार केंद्र को देने का प्रस्ताव। मतलब अंतर मंत्रालय परामर्श के लिए भेजे गए विधेयक को संशोधित मसौदे के अनुसार केंद्र ने ये प्रस्ताव दिया है कि औषधियों या सौंदर्य प्रसाधनों के निर्माण को विनियमित करने का अधिकार राज्य दवा नियामकों के बजाय देश की शीर्ष दवा नियामक संस्था केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन को दिया जाए। नए औषधि चिकित्सा उपकरण और प्रसाधन सामग्री विधेयक 2023 के संशोधित मसौदे के अनुसार दवाओं, सौंदर्य प्रसाधनों और चिकित्सा उपकरणों की बिक्री को संबंधित राज्य सरकारें विनियमित करती रहेंगी। पारित होने पर उक्त विधेयक मौजूदा औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 की जगह लेगा। मसौदे के अनुसार ई फार्मेसी को संचालित करने की अनुमति के लिए प्रावधान को हटा दिया गया है और इसकी जगह लिखा गया है कि केंद्र सरकार निर्देशों जारी कर ऑनलाइन तरीके से किसी भी दवा की बिक्री, भंडारण, बिक्री के लिए प्रदर्शन या वितरण पेशकश को विनियमित, प्रतिबंधित या बाधित कर सकती है। देखिए अगला एक टॉपिक आपका आ रहा है कि नौसेना के बेड़े में होगी 200 से अधिक ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल। मतलब भारतीय नौसेना के बेड़े में 200 से अधिक ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को शामिल किया जाएगा। सरकार रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत पर जोर दे रही है। इसी के तहत ब्रह्मोस एरोस्पेस को 2.5 अरब डॉलर के ऑर्डर देने की तैयारी है। सभी प्रमुख जो युद्धपोत को ब्रह्मोस से लैस किया जाएगा। इससे क्या होगा, समुद्र में भारतीय नौसेना की ताकत और बढ़ेगी। आगे चलेंगे। SCO के NSS बैठक में पाक की सीमित करेगी हिस्सेदारी। इसके बारे में है कि भारत की अगुवाई वाली SCO संगठन के सभी सदस्यों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ऐसे बैठक 29 मार्च को होना तय है। बैठक में हिस्सा लेने के लिए भारत ने पाकिस्तान को आमंत्रित किया है, लेकिन अभी तक जो सूचना है उसके मुताबिक पड़ोसी देश की हिस्सेदारी सीमित ही रहेगी। वजह यह भी है कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की सरकार अभी तक अपना NSA की नियुक्ति नहीं कर पाई। ऐसे में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कार्यालय के संयुक्त सचिव मीर अफजल खान की तरफ से इस बैठक में उनके देश का प्रतिनिधित्व किए जाने की संभावना है। बैठक भौतिक तौर पर होगी और वर्चुअल होगी या वर्चुअल, अभी यह फैसला नहीं किया गया है। बैठक भारत में NSA अजीत डोभाल की अगुवाई में होगी। इसमें SCO के दूसरे सदस्यों के साथ चीन और रूस के NSA भी हिस्सा लेंगे। भारत बैठक के एजेंडे को अंतिम रूप दे रहा है और इस बात की पूरी संभावना है कि आतंकवाद के खिलाफ सदस्य देशों के बीच व्यापक सहयोग के भावी रूप की घोषणा की जाएगी। भारत ये भी कोशिश करेगा कि बैठक में हर तरह के आतंकवाद की भर्त्सना करने का प्रस्ताव पारित हो, क्योंकि पिछले साल 16 से 21 मई 2021 भी SCO के NSA बैठक में पाकिस्तान ने हिस्सा नहीं लिया था, क्योंकि बैठक से ठीक पहले अप्रैल 2022 में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान सरकार में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का पद संभाल रहे मोईद यूसुफ ने इस्तीफा दे दिया था। हालांकि SCO के तहत ही क्षेत्रीय आतंकरोधी ढांचा की एक बैठक नई दिल्ली में ही हुई थी, जिसमें पाकिस्तान के अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया था। आगे बात करेंगे कि भारत और पाकिस्तान के अलावा SCO में चीन, रूस, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान भी सदस्य हैं। इस साल भारत इस संगठन की अगुवाई कर रहा है। SCO के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री और सरकार के प्रमुखों की बैठक भी भारत में ही होगी। चलिए, तो आपका एक ये है कि पर्यावरण और गौ संरक्षण संघ स्वावलंबन को गति दे रही गोकास्ट फैक्ट्री। मतलब
कहा जा रहा है कि दूध न देने पर लोग जो है गाय की बेसहारा छोड़ देते हैं, लेकिन अब शायद उन्हें इस पर अफसोस हो, क्योंकि गोबर से बना गोकास्ट भी आय का अच्छा जरिया बन गया है। कानपुर के सुपारी कारोबारी अशोक गुप्ता ने गोबर का बेहतर उपयोग कर पर्यावरण संरक्षण के साथ ही गाँव में स्वावलंबन को गति दी। उन्होंने गोकास्ट का व्यावसायिक उपयोग कर साबित किया है कि दूध न देने वाले जो गाय हैं उनको भी जीविकोपार्जन का जरिया बन सकती है। 1 वर्ष पहले गोकास्ट बनाने का काम शुरू करने वाले तो अशोक का दावा है वह मांग को पूरी नहीं कर पा रहे हैं। हर माह 600 टन की आपूर्ति, मतलब उन्नाव जिले के जो निवासी हैं सहजानी के मूल निवासी अशोक हर माह जो है 600 टन से अधिक गोकास्ट की सप्लाई कानपुर और लखनऊ के खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में कर रहे हैं। आगे चलें तो अगला जो हमारा टॉपिक है, अगर बात करें तो ये मेंस के लिहाज से अगर देखा जाए तो भी टॉपिक होगा कि कहा जा रहा है कि अभी जो किसान सम्मान निधि है इसमें वृद्धि करने की बात हो रही है। क्योंकि अगर देखा जाए कि पिछले दिन एक कार्यक्रम में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी ने किसान सम्मान निधि की 13वीं किस्त जारी की। इसके द्वारा 8 करोड़ से ज़्यादा किसान परिवारों के खातों में 16,800 करोड़ रुपये की नगद धनराशि दिया गया है। वर्ष 2019 के आम चुनाव से पहले मोदी सरकार ने किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत किया था। इस सराहनीय योजना में किसान परिवारों की आर्थिक मदद के लिए 3 बराबर किस्तों में 6,000 रुपये प्रतिवर्ष डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी के माध्यम सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरण करने का प्रावधान किया गया है। अब तक इस योजना के तहत लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए का हस्तांतरण प्राप्त किसानों को खातों में किया जा चुका है। इस योजना में जोड़ने से पहले लाभार्थी किसान के आधार कार्ड, बैंक खातों, भूमि स्वामित्व अभिलेख और मोबाइल नंबर आदि के माध्यम से संपूर्ण सत्यापन किया जाता है। इस योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें लाभार्थियों के बैंक के खातों में बिना किसी बिचौलिए के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से एक बटन दबाकर सीधे धनराशि हस्तांतरित होती है। इससे तो इस धनराशि की बंदरबाट नहीं होती, यानी 100% राशि केवल पात्र किसानों को ही प्राप्त होती है और प्रशासनिक खर्चा भी कम होता है। जिससे सरकारी धन की बचत हो रही है। सारे देश के किसान मानते हैं कि मोदी सरकार ये योजना उनके लिए अत्यंत लाभकारी है। किसानों के लिए यह राशि जो है खाद, बीज, तेल और आदि खरीदने के लिए बच्चों की फीस, दवाई, सिंचाई एवं छोटे मोटे खर्चों में बहुत काम आती है। आगामी जो वित्त वर्ष है हमारा, अगर बात करें तो आगामी वित्त वर्ष 23-24 में योजना के लिए 60,000 करोड़ रुपए के बजट का आवंटन किया गया है। यह राशि पिछले वित्त वर्ष में संशोधित बजट अनुमान के बराबर ही है। इस योजना को शुरू हुए 4 वर्षों से ज़्यादा समय बीत गया है, परंतु अभी तक इसके अंतर्गत मिलने वाली 6,000 रुपये की धनराशि में कोई वृद्धि नहीं की गई। सरकार में बैठे अर्थशास्त्री भी इस बात का सहमत होंगे कि वर्ष 2019 से अब तक मुद्रास्फीति यानी महंगाई दर के कारण इस धनराशि का लगभग 1/3 मूल्य का ह्रास हो चुका है। यदि केवल महंगाई के आधार पर ही आकलन किया जाए तो आगामी वित्त वर्ष से इसमें मिलने वाली धनराशि 6,000 करोड़ से बढ़ाकर 8,000 रुपये किया जाना चाहिए था, परंतु 8,000 रुपये किए जाना चाहिए था। परंतु पिछले 4 वर्षों में फसलों की बढ़ती लागत का संपूर्ण आकलन करें तो आगामी वित्त वर्ष के बजट में इस योजना के अंतर्गत दी जाने वाली राशि को 6,000 रुपये से बढ़ाकर 12,000 रुपये किया जाना अत्यंत आवश्यक है। इससे राजकोष पर 60,000 करोड़ का अतिरिक्त भार तो पड़ेगा, परंतु करोड़ों किसान परिवारों का भला अवश्य हो जाएगा। केंद्र सरकार ने आगामी वित्त वर्ष के लिए लगभग 45 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया है। अतः अतिरिक्त धनराशि का आवंटन एवं समायोजन करना बहुत कठिन भी नहीं है। भविष्य में भी इस योजना की धनराशि को मुद्रास्फीति की दर में कम से कम 5% जोड़कर प्रत्येक वर्ष बढ़ाया जाए ताकि इस योजना की राशि का आर्थिक मूल्य सम्मानजनक बना रहे। चलिए आगे के अगर टॉपिक की बात करें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में डिस्कस करूंगा और इसको आप नोट्स बनाने की ज़रूरत है मेंस के लिए भी। और ये भी टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है कि G20 की अध्यक्षता का महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। G20 का अध्यक्षता जो भारत इस साल कर रहा है इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये आपका संस्टिक में है, इससे में भी काम करेगा मेंस का लिए। आगामी जो एग्ज़ाम है 67 का जो मेंस होने वाली है 12 मई से, उसमें चलिए बात करते हैं आपका कि भारत जो है पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर यानी सार्वजनिक डिजिटल अवसंरचनाओं के विकास और सहयोग के आधार पर विश्व में जिस पारदर्शी समावेशी परस्पर बराबरी को मजबूत करने वाले डिजिटल लोकतंत्र का अगुवा बन रहा है, उसे G20 की अध्यक्षता के माध्यम से और बल मिल रहा है। ठीक है, भारत ने निर्गुट होकर जिस प्रकार से एक नए समावेशी कार्य योजना की आधारशिला रखी है, उसने ये सुनिश्चित किया है कि दुनिया के देश के एक दूसरे से आंखें मिलाकर बात कर सके। ठीक है, आगे चले।
इसका पहला पॉइंट है कि डिजिटल इंफ्रा पर आधारित सुविधा, मतलब भारत जो है अपने G20 की अध्यक्षता के अवसर को एक स्वर्णिम मानबिंदु के रूप में स्थापित करने में लगा हुआ है। आज का युग जो है इंटरनेट का युग है। आज हर तरह की सुविधा जो है हम लोग इंटरनेट और डिजिटल इंफ्रा पर आधारित है। इसलिए आज सबसे बड़ी तेजी से विकसित होने वाली संसार की कंपनियों में इन्हीं डिजिटल प्रचार, ई-कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक संचार, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटरनेट मीडिया में ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसलिए इस शताब्दी का सुपर पावर वही होगा जिसके पास साइबर तकनीक और इंटरनेट प्रयोगकर्ताओं का पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर सकेगा। वैश्विक परिदृश्य में जिस प्रकार सामरिक एवं आर्थिक मोर्चों पर प्रथम द्वितीय एवं तृतीय विश्व में बटा हुआ था, उसी प्रकार आज के दौर में विश्व जो है पूरा इंटरनेट सुविधाओं के आधार पर संपन्न एवं विपन्न की श्रेणी में वर्गीकृत होता दिखाई दे रहा है। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा आएगा कि विश्व ने माना भारत का लोहा, कि साइबर और हाई जो इंफ्रास्ट्रक्चर है के अभाव में न केवल आम जनता बल्कि बड़े बड़े देशों के बीच भी एक बड़ा डिजिटल विभाजन स्थापित हो रहा है। यह विभाजन जो है पहले से ही पिछड़े देशों को और अधिक पिछड़ा बना रहा है। वर्ष 2014 के बाद की अगर बात करें तो डिजिटल अवसंरचना के विकास में भारत ने अतुलनीय, उत्कृष्ट एवं नवाचार समृद्ध प्रदर्शन किया है। आधार, मोबाइल बैंकिंग, डिजी लॉकर या ऑनलाइन बिल भुगतान व्यवस्था के लिए भारत बिल पे आर्थिक क्षेत्र में क्रांति लाने यूपीआई आदि विश्व के सामने भारत ने सार्वजनिक डिजिटल अवसंरचना का लोहा मनवाया है। कोरोना महामारी के बाद भी अगर बात करें, जब दुनिया के बड़े देश और उनकी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चरमरा गई, तब भारत द्वारा कोविन ऐप का सफलतापूर्वक प्रयोग देश की लगभग पूरी योग आबादी का टीकाकरण सुनिश्चित करवाने का कार्य किया गया। इस प्रकार से अगर बात करें, सरकार द्वारा पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में सार्वजनिक कंपनियों के साथ निजी कंपनियों को भी समान अवसर प्राप्त हुए हैं, जिससे देश के भीतर कई नए स्टार्टअप्स की शुरुआत हुआ और रोजगारों का सृजन हुआ है। वर्ष 2014 से पूर्व अगर बात करें, भारत में सरकारी एवं निजी संस्थाओं के एक दूसरे का विरोधी माना जाता था, परंतु आज यह दोनों एक दूसरे के पूरक बनकर विश्व भर में भारत को साख को बढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट आपका पॉइंट आएगा तेजी से बढ़ता भारत। इसमें अगर देखें तो भारत ने नवाचारी अवसरों एवं बाजारों को अपने मानक, नियम एवं कानूनों के अंतर्गत समान रूप से निजी संस्थाओं के लिए भी खोला है, जबकि दुनिया के अन्य देश इन्हें सरकारी नियंत्रण में रखना चाहते थे। भारत ने अपने सार्वजनिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को ओपन सोर्स पर रखा है और एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस API सभी को नवाचार करने का अवसर प्रदान करता है। आगे बात करें तो इस प्रकार भारत ने किसी एक ही तकनीकी महाशक्ति की ओर अधिक मजबूत करने की जगह सभी को समान अवसर प्रदान करते हुए उत्कृष्ट परिणाम भी दिया है। अपने किफ़ायती खर्च एवं स्वीकार्यता आधारित सूचना के आदान प्रदान की सेवा शर्तों के साथ इन सभी अवसंरचनाओं ने समाज के डिजिटल विभाजन को कम करते उनका समावेशन किया है। वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री जनधन आधार योजना को सफलता इस बात का प्रमाण है कि वर्ष 2015 में जब यह योजना प्रारंभ हुई तो महिलाओं के मात्र 15% बैंक अकाउंट ही होते थे। आज जनधन योजना के 8 वर्ष के बाद अर्ध शहरी क्षेत्रों में भी 67% एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 56% जो है महिलाओं के बैंक अकाउंट खुल चुके हैं। बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स की एक रिसर्च के अनुसार डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में भारत ने जो विकास बीते 1 दशकों में किया है, उससे किसी भी अन्य देश को हासिल करने में लगभग 5 दशक का समय लग सकता है। एशियाई वर्ल्ड वाइड की रिपोर्ट देखिए, ये रिपोर्ट आपको मेंस के आंसर राइटिंग में पॉइंट नोट करना जरूरी है, इससे आपका नंबर 1 बढ़ जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एशियाई वर्ल्ड वाइड की रिपोर्ट प्राइम टाइम फॉर रियल टाइम 2022 के अनुसार भारत का यूपीआई तंत्र अन्य विकसित देशों में प्रयोग की जाने वाले भुगतान तंत्र से कहीं अधिक उन्नत किस्म का है। उदाहरण की अगर बात करें तो कोविड के दौरान देखा गया कि जब दुनिया के 50 से अधिक देशों ने भारत के कोविन प्लेटफॉर्म में रुचि दिखाई, भारत ने इसे ओपन सोर्स बनाकर सभी देशों के लिए उपलब्ध कराया। इसी दिशा में एक कदम और बढ़ाते हुए भारत ने ई-कॉमर्स क्षेत्र में अंतर संचालन नीतियों को बढ़ावा देते हुए इसका लोकतांत्रिकरण करते हुए ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स प्लेटफॉर्म द्वारा देश के छोटे, मध्यम एवं खुदरा व्यापारियों की कॉमर्स बाजार का समान मंच उपलब्ध कराया है। और स्वास्थ्य सेवा में क्रांति लाने के लिए स्वस्थ भारत डिजिटल मिशन के अंतर्गत यूनिफाइड हेल्थ इंटरफेस द्वारा सभी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा प्रदाता को एक ही मंच के द्वारा मरीजों तक उपलब्ध कराने का भी कार्य किया जा रहा है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। आगे अब बात करेंगे आपको G20 की अध्यक्षता का महत्व, इंपॉर्टेंस क्या है। भारत जो है ने पृथ्वी एक परिवार और भविष्य के विचार के साथ G20 की अध्यक्षता स्वीकार कर अपना मंतव्य भी विश्व के समक्ष स्पष्ट कर दिया है।
G20 संपूर्ण विश्व की जीडीपी का अगर बात करें तो 85%, विश्व व्यापार का 75% एवं वैश्विक जनसंख्या का 2/3 हिस्सा है। ऐसे समूह की दक्षता अपने सभी सफल उपक्रमों को वैश्विक मंच पर लाने का अवसर प्रदान करता है। इसके माध्यम से भारत अपने लिए एक आकर्षक निवेश, मुक्त व्यापार एवं पर्यटन की संभावनाओं को बढ़ा सकता है। G20 के मंच से भारत अपने सार्वजनिक डिजिटल संरचना को उन्नत एवं समावेशी तंत्र को बेहतर ढंग से विश्व के सामने प्रस्तुत कर सकता है। यह भारत के पास विकासशील देशों के हितों को प्रोत्साहित करने का भी एक अवसर प्राप्त होगा। वैश्विक स्तर पर भारत निरंतर अपना प्रभाव बढ़ाने में जुटा हुआ है। भारत एक वैश्विक नेतृत्व कर सकने वाली महाशक्ति के रूप में निरंतर आगे बढ़ रहा है। सनातन धर्म के आत्मा में निहित हमारा वसुधैव कुटुंबकम जो है, ये भाव से उत्पन्न भारत केवल अपने लिए ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व के मानव कल्याण की बात सोचते हुए उसके क्रियान्वयन में निष्ठा से जुटा हुआ है। डिजिटल लोकतंत्र की स्थापना इसी सनातन संस्कृति के मानव मात्र के कल्याण से उपजी चेतन का ही एक प्रतिफल है। विश्व में आने वाला समय जिस डिजिटल इंफ्रा क्रांति का है, उसका नायक भारत ही। आज समूचा जो विश्व है और लगभग सभी वैश्विक संस्थाएं यह मान रही है कि डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र भारत की जटिल एवं भिन्नता युक्त स्थितियों में भी पूरी तरह सफल हो रहा है। आज भारत सभी डिजिटल अवरोधों को समाप्त करते हुए विश्व को डिजिटल लोकतंत्र एवं तकनीकी समावेश की ओर ले जा रहा है। वह निश्चित रूप से प्रशंसनीय है और तथा भारत को एक सुपर पावर की अवधारणा के भीतर स्थापित भी कर रहा है। वर्तमान में अगर बात करें तो विश्व के 100 से अधिक देशों में डिजिटल भुगतान की कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसे में भारत ही वह एक देश है जहां सभी देशों के प्रभावी मार्गदर्शक के रूप में नेतृत्व करने की को आगे बढ़ा सकता है। इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था आपका। यह कि ये एसपीवी ये भी है कि एसपीवी को प्रभावित करती भारतीय स्टार्टअप की मदद करेगी सरकार। इसमें यह दिया गया है कि स्टार्टअप इकोसिस्टम को सबसे ज़्यादा वित्तीय सुविधा देने वाले अमेरिका स्थित सिलिकॉन वैली बैंक जो है एसवीबी के दिवालिया होने का असर जो है देश के दर्जन स्टार्टअप कंपनियों पर पड़ने की आशंका है। कुछ अमेरिकी एजेंसियों और भारत के शीर्ष वेंचर कैपिटल कंपनियों की तरफ से चिंता जताए जाने के बाद केंद्र सरकार भी सतर्क हो गई है और पूरे प्रकरण की समीक्षा शुरू कर दिया है। लगभग बात करें तो 80,152 स्टार्टअप थे भारत में सितंबर 2022 में। 25 अरब डॉलर जुटाए थे स्टार्टअप 2022 में। 115 यूनिकॉर्न थे भारत में फरवरी 2022 में। अगर बात करें तो रियर क्लब ने प्रभावित होने वाले भारतीय स्टार्टअप के लिए बनाया फंड, मतलब फिनटेक प्लेटफॉर्म जो है कहा जा रहा है फिनटेक प्लेटफॉर्म रिकर ने कहा है कि उसने सिलिकॉन वैली बैंक के दिवालिया होने से प्रभावित होने वाले भारतीय स्टार्टअप को अल्पकालिक खर्चों और कर्मचारियों को वेतन देने के लिए 1.5 करोड़ रुपए डॉलर का एक फंड बनाया। जिससे ये इसका खास बात यह है कि स्टार्टअप को यह फंड लेने के लिए अपनी इक्विटी गिरवी नहीं रखनी पड़ेगी। इसके अलावा क्या होगा, ये जो क्लब है किसी तरह का प्लेटफॉर्म शुल्क भी नहीं लगेगा। क्लब के को फाउंडर एकलव्य गुप्ता ने यह भी कहा है कि उन्हें अब तक 100 से अधिक स्टार्टअप ने अपनी इच्छा जताई। अभी तक यह पता नहीं चला है कि कितना स्टार्टअप का अकाउंट एसवीबी में था। हालांकि एक अनुमान के अनुसार 50% से अधिक सॉफ्टवेयर सेवा प्रदाता कंपनियां अमेरिका में है और जिनमें से अधिकांश का खाता दिवालिया हुए बैंक में था। बैंक के दिवालिया होने से 1000 से अधिक स्टार्टअप सीधे प्रभावित होंगे, जबकि इससे कहीं ज़्यादा अप्रत्यक्ष तौर पर प्रभावित होंगे। रिकर क्लब स्टार्टअप समुदाय को गिफ्ट सिटी में खाता खोलने की भी सुविधा दे रहा है। क्लब वर्तमान में उन कंपनियों को फंड उपलब्ध कराता है जिनका अनुमानित वार्षिक राजस्व $1 लाख है। IIM कोलकाता के पूर्व छात्र अभिनव शेरवाल और एकलव्य गुप्ता ने इस क्लब की स्थापना 2021 में की थी। अब तक ये 300 से अधिक कंपनियों को फंड उपलब्ध करा चुका है। तो इस चीज़ को हम लोग जान लिए। चलिए आगे और भी कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो आगे बात करें कि भारत में डीप टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में व्यापक संभावना है। मतलब भारत में जो है डीप टेक और तकनीक आधारित बदलाव को लेकर बड़ी संभावना है। यह यहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतिभा की उपलब्धता, डिजिटलीकरण और उन्नत विनिर्माण प्रतिस्पर्धी माहौल प्रदान करती है। ये बातें जो है ओबामा प्रशासन में अमेरिका और विदेशी वाणिज्य सेवा के महानिदेशक रहे अरुण कुमार ने सिलिकॉन वैली में आयोजित टेकर सम्मेलन के दौरान कही थी। अब बात करें हम यहाँ पे डीप टेक या डीप टेक्नोलॉजी शब्द का तकनीक जो है, ये शब्द तकनीक आधारित कंपनियों या उद्यमों के लिए इस्तेमाल किया, मतलब ये इस्तेमाल किस लिए किया जाता है। तो डीप टेक या डीप टेक्नोलॉजी शब्द जो है वर्ड जो है तकनीक आधारित कंपनियों एवं या उद्यमों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो बड़ी सामाजिक चुनौतियों जैसे जलवायु परिवर्तन, खाद्य उत्पादन, पुरानी बीमारियों, अपशिष्ट पुनर्चक्रण आदि के नए समाधान ढूंढता है।
वहीं अगर बात करें तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में के एमरिटस प्रोफेसर आरोग्य स्वामी प्रराज ने कहा है कि भारत में डीप टेक की प्राथमिकता जो है सेमीकंडक्टर डिकार्बोनाइजेशन, ग्रीन हाइड्रोजन और इलेक्ट्रिक वाहनों द्वारा संचालित होगी। यूएस में डीप टेक सेक्टर 550 अरब अमेरिकी डॉलर का योगदान देता है। भारत आज लगभग सभी डीप टेक जरूरतों का आयात करता है। यही कारण है कि इसके लिए स्थानीय क्षमता का निर्माण राष्ट्रीय प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि भारत के पास बृहद बाजार है। सम्मेलन के दौरान विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री नरमित गिल ने कहा है कि भारत ने 2014 के बाद से व्यापार करने में आसानी के मामले में महत्वपूर्ण प्रगति की है। अगर भारत जो है निवेश आकर्षित करने में सफल है तो यह उसका समय हो सकता है। 95% से अधिक लोगों को पीने के योग्य पानी उपलब्ध हो, रिपोर्ट कह रहा है। मतलब नेशनल सर्वे ऑफ सैंपल एनएसएस के 78वें 78 दौर के मल्टीपल इंडिकेट सर्वे एमआरएस पर आधारित रिपोर्ट जारी हुआ, जिसमें अच्छी बात यह है कि अब तक देश की 95% अधिक ग्रामीण आबादी और 97.2% शहरी आबादी को पीने योग्य पानी साफ मिल रहा है। ये रिपोर्ट आया है, इसको आप नोट करने की ज़रूरत है। चलिए इसको आप और इसी से पढ़ लेंगे चाहिए। चलिए आगे की अगर बात करें तो ये हमारा आज यहाँ तक का एक और टॉपिक है आपका, किसानों के लिए सस्ता स्वदेशी ड्रोन तैयार कर सर्वे संघ लेगा तस्वीरी। मतलब भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी लखनऊ ने किसानों के लिए पहली बार एक देसी ड्रोन बनाया है, जिससे क्या होगा कि मोबाइल फ़ोन का उपयोग करके ड्रोन तकनीक में क्रांतिकारी बदलाव किया गया है। बाजार में अभी तक 40 से 50 हज़ार रुपये से कम कीमत में ड्रोन उपलब्ध नहीं थे, लेकिन यह एक नया ड्रोन बाजार में उपलब्ध ड्रोन की तुलना में 5 गुना सस्ता है। ड्रोन जो है तैयार करने वाले विशेषज्ञ का ये कहना है कि अगर बड़े पैमाने पर इस ड्रोन का तैयार किया जाए तो इसकी कीमत मात्र 6 से 10 हज़ार रुपये बीच रहेगी। विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार की ओर से आईआईटी पटना के माध्यम से स्वदेशी ड्रोन तैयार करने के लिए ट्रिपल आईआईटी लखनऊ को जुलाई 2022 में यह ग्रांट मिला था। इसे 12 महीनों में किफायती ड्रोन विकसित करने के लिए कहा गया था। जल्द ही इसका पेटेंट कराया जाएगा। आगे है हमारा एक टॉपिक है कि एससीओ के सदस्य देश आपस में न्यायिक सहयोग करें। सीजेआई भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने सहयोग एससीओ के सदस्य देशों से आग्रह ये किया है कि न्यायिक प्रणाली को आम आदमी तक पहुंच बनाने के लिए आपस में न्यायिक सहयोग करें। समापन सत्र में सदस्य देशों में संयुक्त बयान में बताया कि अगले साल 2024 में उज्बेकिस्तान में अगला सम्मेलन होगा। एससीओ सदस्य देशों के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के 18वें सम्मेलन की मेजबानी के समापन अवसर पर मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने कहा कि अदालती प्रक्रिया को सरल और सुलभ बनाने के लिए सदस्य देशों को मिलजुल कर नई प्रणालियों को अपनाना होगा। उन्हें जोर देकर यह भी कहा कि इन मुद्दों का हल आपसी सहयोग से निकलना चाहिए। आपके न्यायिक क्षेत्र में जो समान चुनौतियां हैं उन्हें आपसी सहयोग और अनुभव साझा करके सुलझाना चाहिए। तो चलिए हम लोग का आज का टॉपिक यहीं लास्ट होता है, फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। कृपया इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। जो भी हमारे चैनल को अभी तक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्या कहते हैं शेयर और सब्सक्राइब नहीं करते, कंजूसी करते हैं, कृपया इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जो भी आने वाले जो नोटिफिकेशन होंगे आपको आसानी से प्राप्त हो सकेगा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।